ऋषि मुनि थे, तो पार्वती जी ने उन ऋषियों को टेस्ट करने के लिए सप्त ऋषियों को बुलाया और उन्होंने पर्टिकुलर पर्सन को बारे में पूछा। तो उन्होंने उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस दी और उनका आधार पूछा उन्होंने कि क्या आधार है, बताइए आपने किस बेसिस पर ये प्रेडिक्शन किया है। तो उस समय पर जो ये पत्ते आया करते थे आपके पाम ट्री के, जो वो आते थे, उन पर उन्होंने वो लिख दिया रीजन, और वही चीज आगे बढ़ती चली गई। इसका कोई लिटरेचर कहीं दुनिया में अवेलेबल नहीं है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। और ये एस्ट्रोलॉजी आपकी पाराशर से बहुत एंशियंट है। पाराशर एस्ट्रोलॉजी के समय पर आपको ग्रहों के गोचर का पूरा ज्ञान था कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में कितने डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है, मगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तब उस समय की है जब गोचर का भी पूरी नॉलेज नहीं थी। ऋषि मुनियों को पता था, आम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इसके अंदर बिगिनिंग में गोचर का या ट्रांजिट का भी यूज नहीं है, प्रोग्रेशन बेस्ड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी थी। और नाड़ी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, 84 टाइप ऑफ नाड़ी है। उनमें से जो दो नाड़ी हमने पिक की है वो एक थी भृगु नाड़ी और एक थी नंदी नाड़ी। भृगु ऋषि थे, नंदी जो हम मानते हैं भगवान शिव के जो आप बाहर बैठे होते हैं, आपको पता है बुल, वो उन्हें हम नंदी मानकर चलते हैं। वो सिंबॉलिक है और कोई मतलब नहीं है उसका। वो एक ऐसी ऊर्जा को प्रेजेंट करते हैं, ऐसी एनर्जी को प्रेजेंट करते हैं जो स्थिरता प्रदान करती है। आपने देखा होगा बुल कभी भी घोड़े की तरह नहीं भागता, बहुत स्थिर होता है, बैठा है तो भी स्थिर होगा। तो उसके अंदर आपकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो बुल। तो उनको भी एक ऋषि मानकर उन्होंने कुछ सूत्रास दिए, भृगु ने कुछ सूत्रास दिए। तो आरजी राव सर जो हमारे अभी के आज से मतलब 95 तक वो थे, तो आरजी राव सर ने इन दोनों नाड़ियों को मिक्स करके एक नाड़ी बनाई थी जिसका नाम है भृगु नंदी नाड़ी। तो हम जो कोर्स करेंगे वो करेंगे भृगु नंदी नाड़ी बाई आरजी राव सर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ये मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मॉडिफिकेशन में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग यूट्यूब वगैरह देखते होंगे, मेरे से भी आप यूट्यूब के थ्रू ही मिले हो, तो मैं वो चीज़ें पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने कहीं न कहीं से किया होगा या आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। भृगु नंदी नाड़ी में कोई भी राशि नहीं होती, वो लग्न नहीं होती, कुंडली में कोई लग्न नहीं होती, कुंडली में कोई भाव नहीं होते। ये दो चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ। कोई भाव नहीं होते, छठे भाव में कौन बैठा है, पांचवें भाव में कौन बैठा है, क्योंकि लग्न नहीं होती तो भाव भी नहीं हो सकता। भाई भाव भी तो तभी होगा ना जब लग्न होगी। लग्न के बेस पर हम कुंडली बनाते हैं जब जिस चीज की लग्न ही निर्धारित नहीं है। अब लग्न क्यों नहीं निर्धारित है, क्योंकि उस समय पर इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जब वो ऋषियों ने बताया था। आपको पता ही नहीं था सन कितने डिग्री पर कहां पर किस राशि में आपका है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सी राशि आपकी राइज कर रही है। तो उतनी नॉलेज पब्लिकली नहीं थी। कुछ लोग जो ऋषि मुनि थे उनको नॉलेज थी, तो वो क्या किया कि भाई लग्न के बगैर किस तरीके से यहाँ पर हम प्रेडिक्शन देंगे। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली ग्रहों के कार्यकत पर बेस्ड है, सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट पर बेस्ड है। इसके अलावा इसके अंदर ना कोई दशाएं होती हैं, ना कोई डिविजनल चार्ट होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। आपको कुंडली बनाने के लिए जन्म समय की भी जरूरत नहीं है। आपको व्यक्ति का कुंडली बनानी है, मैं अभी की कुंडली बनाऊंगा, मुझे किसी जन्म समय की जरूरत नहीं है। यह केवल मुझे प्लेनेट किस राशि में बैठा है बस इतना भर जानना जरूरी है। बस एक मैं कुंडली कॉन्स्टिट्यूट करूंगा, उसके अंदर 12 खाने बना दूंगा, जहां मर्जी जो मर्जी राशि लिख के शुरू हो जाऊंगा, किसी भी नंबर से एक राशि लिख दूंगा। अभी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली आपको। 5 लिख दिया मैंने सबसे ऊपर, 5 6 7 8 9 10 11 12 अपनी पूरी राशियां लिख दी, 1 2 3 4। कौन सा प्लेनेट किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है इतना काफी है बस। लाइक जुपिटर अभी आपका मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मैं मिथुन जहां भी होगी वहां जुपिटर को रख दूंगा। शनि आपका मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, शनि को मीन राशि में रख दूंगा। सूर्य आपका पाइसेस में फिर मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, उसको भी मैं वहीं पर रख दूंगा, और मेरी कुंडली तैयार हो जाएगी यहाँ पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये बिगिनिंग में मैंने कुछ एक कंसेप्ट बताए हैं जिनका मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को होता है। आप में से भी बहुत लेकर आएंगे, बहुत सारे गुरु जो बहुत एडवांस है वो उन्होंने आपकी और चीजों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। बाकी मैं उससे एग्री नहीं करता, इसलिए मैं कराता भी नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेरा ये मानना है कि हमारा उतना बौद्धिक या मानसिक स्तर उस लेवल का नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी को मॉडिफाई कर पाए। क्योंकि उन्होंने जो ऋषियों ने जिस ग्रह का जो कार्यकत्व बताया था, वो ये जो हम पढ़ते हैं वो नहीं है। सूर्य उसका बेटा है, मंगल उसका बेटा है, कोई किसी के बेटा नहीं है। ये सब पंच महाभूत हैं, पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। आप भी पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हो।
पृथ्वी हमारी पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, सूर्य पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मंगल पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, चंद्रमा पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आपके 5 तत्व होते हैं, आपकी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। आप धरातल पर जो भी जीव है, आप और हम सभी उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। आपका एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड का नियम है, और एक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। हमारी जो अर्थ है उस पर वो एक मैसिव बॉडी है, उसके अंदर मास है, पंच महाभूतों से मिलकर बनी हुई है। आपका सूर्य भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, चंद्रमा भी पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, मंगल भी। तो ये सब एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से अट्रैक्ट करते हैं, ग्रेविटी से अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट जब वो एक दूसरे को कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्योंकि अर्थ का हिस्सा है, हम पर भी उनके अट्रैक्टिव फोर्स का असर पड़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स का असर पड़ रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स किस तरीके से देखिए असर डालता है, जो बड़ा ग्रह है उसका अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। तो सबसे ज्यादा आपका अट्रैक्टिव फोर्स कौन डालेगा? जुपिटर। आपने सुना होगा जुपिटर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह बोलते हैं ना, देव गुरु बता दिया उसको, देवताओं के गुरु जी शुभ ग्रह है। यह हमें समझाने के लिए बताया, देवताओं के गुरु नहीं है वो, एक पत्थर पंच महाभूतों से बना हुई एक बॉडी है, कोई देवताओं के गुरु नहीं है वो। हमें जब हम कम पढ़े लिखे थे समझाने के लिए बताया, वो हैवी मैसिव बॉडी है। तो जो भी आपके छोटे छोटे पत्थर या एस्ट्रॉइड वगैरह अर्थ पर या किसी भी प्लेनेट पर जाते हैं, उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है, वो उन्हें हमारे ऊपर नहीं आने देता, हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। और प्रोटेक्ट करता है तो वो क्यों? उसका ग्रेविटेशन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जिसका ग्रेविटेशन ज्यादा होगा वो क्या करेगा? उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो किसी और ग्रह पर जाने नहीं देता। इसलिए हमारे पूरे सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं हैवियर प्लैनेट, जिसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? शुभ ग्रह बोलते हैं। तो यहां पर शुभता का मतलब इस तरीके से है। तो हमारा जो अर्थ है उसके ऑल अराउंड देखिए एक आइनोस्फीयर है। अर्थ अपने एक्सिस पर लगातार रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है। तो चार्ज है हमारे चारों तरफ, तो अर्थ रोटेट करती है तो एक तरीके से वो चार्ज भी रोटेट करता है। जब चार्ज चलता है एक जगह से दूसरी जगह, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह और भी पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट जहां भी फ्लो करती है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ भी एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट है। इसी तरीके से स्काई के अंदर जितने भी आपके ग्रह हैं वो सब मैग्नेट है। मैं आपको इसका साइंटिफिक वर्जन बता रहा हूं, किसी को नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम रूढ़िवादिता से नहीं करेंगे। देखिए एस्ट्रोलॉजी को करेंगे हम एक्चुअल जो एस्ट्रोलॉजी है उस तरीके से। आपको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बिगिनिंग में मैं इसका साइंटिफिक वर्जन आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो हर एक का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड से भी आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन ये सारी फिनोमिनाज होती हैं, जितने भी तरीके के फील्ड होते हैं वो उनके अंदर सुपर पोजिशन, इंटरफेरेंस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपल भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं यदि वो अपोजिट है, और रिपल करते हैं यदि वो एक जैसे हैं। आपने देखा होगा आयरन को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है। तो इन फील्ड के अंदर किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपल करने की कैपेबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से इन सभी प्लेनेट का अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में कितनी कलाकारी होती है, हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं, हम समझते हैं मैं और आप आपस में देख पा रहे हैं एक दूसरे को, क्या खेल है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको भी नहीं दिख रही, मुझे भी नहीं दिख रही। जैसे ईश्वर नहीं दिखाई देता ना, लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ होता है, दिखता तो है ही नहीं। अरे भाई हम आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके चारों तरफ रेडिएशन फैला हुआ है, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है उसको देखने की। बहुत सारी चीजों को वो दिखाई दे जाता है। तो इसी तरीके से आपके फील्ड होते हैं। साइबेरिया में आपने देखा होगा बर्ड्स होते हैं, तो वो जब विंटर वहां पे होती है तो वो इंडिया के अंदर फ्लाई करके आते हैं, कान्हा नेशनल पार्क के अंदर। अब आप बताइए उन्हें कौन एड्रेस देता है कान्हा नेशनल पार्क का? उनके पास कौन सा जीपीएस लिखा हुआ है, उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? वो कान्हा नेशनल पार्क में हर साल आते हैं, इसके बाद जैसे ही वेदर चेंज होता है वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं। जबकि साइबेरिया कितनी दूर है, आपका प्लेन भी जाने में दिक्कत होती है। रीजन क्या है? वो मैग्नेटिक लाइंस को ट्रेस करते हैं। तो आपके यहाँ इसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सभी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जब प्लेनेट जब भ्रमण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो वो एक दूसरे से नजदीक और दूर आते हैं। आप देखते हो ना, कंजंक्शन हम बोलते हैं, एक ही राशि में दोनों आ गए तो नजदीक आते हैं। तो जब वो एक दूसरे से नजदीक और दूर जाते हैं तो उनका एक दूसरे पर असर कम और ज्यादा होता है।
एक दूसरे पर असर कम और ज्यादा होता है। तो असर होता है तो अर्थ पर रहने वाले पंच महाभूतों से बनी हुई हर चीज पर उन ग्रहों के मोशन का, उनके स्काई में प्लेसमेंट का, उनके भ्रमण का असर यहाँ पर भी जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के ऊपर होता है। इसीलिए जैसे ही हम देखते हैं, जब आप सुनते हो कि ये ग्रह इस राशि से इस राशि में आ गया, तो यूट्यूब पर आपके वीडियोस भर जाते हैं कितने सारे कि ये इससे इस राशि में जाएगा तो ये होगा, उस राशि में जाएगा तो वो होगा। उसका साइंटिफिक रीजन है, जब भी प्लेनेट की पोजीशन बदलती है तो उनकी रिलेटिव पोजीशन बदलने से उनके बीच में जो भी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, जिस भी वजह से काम कर रहे होते हैं, वो फोर्सेस बदलते हैं। और वो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हमारे अंदर मन होता है, हम पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए हैं, हमारे अंदर एक खास बात होती है, ह्यूमन बीइंग में 5 एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट होते हैं। आपके अंदर आकाश तत्व होता है जिसे हम माइंड और थिंकिंग बोलते हैं। जानवरों में आकाश तत्व नहीं होता, वो 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उनके अंदर ब्रेन नहीं होता, लिमिटेड होता है, ओनली एप्लीकेशन लायक ब्रेन नहीं होता। तो हमारे ऊपर जब भी ये ग्रह जाते हैं, हमारे आपके सारे ब्रेन पर इंफ्लुएंस डालते हैं, आपके ब्लड फ्लो पर इंफ्लुएंस डालते हैं, 2 चीजों पर डालते हैं। अब आप पूरा गवर्न, आप जो मर्जी मानकर चलो, मगर आप मन से गवर्न होते हो, माइंड से और ब्लड फ्लो से, और कोई तीसरी चीज नहीं है आपकी बॉडी में जो आपको गवर्न करती हो। आपका माइंड डिस्टर्ब है, मीन्स आप फिजिकली कितने भी स्ट्रोंग हो, आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रोंग हो, आप महल में रहते हो, प्रधानमंत्री बैठे हो, आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। आपका माइंड संतुलित है, आप कितनी भी खराब स्थिति में हैं तभी भी ठीक है। तो जो ग्रहों का असर बढ़ता है वो आपको मेंटली असर डालता है सबसे ज्यादा, और आपके ब्लड फ्लो पर असर डालता है, क्योंकि ब्लड को भी आप साइंटिफिक वे में देखोगे तो उसके अंदर भी आपके सभी तरीके के एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। तो जो ब्लड फ्लो में असर पड़ता है उससे हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेटस बदलता है। फिजिकल मेंटल स्टेटस बदलने की वजह से, फिजिकल स्टेटस बदलने का मतलब हम बीमार होंगे, और मेंटल स्टेटस बदलने का मतलब हम दुख को महसूस करेंगे या दुख से बाहर निकल जाएंगे। और जो हम मानकर चलते हैं कि अमीर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अमीरी गरीबी एक अलग चीज है, मगर आपका मेंटल और फिजिकल स्टेटस का एस्ट्रोलॉजी से लेना देना है। एस्ट्रोलॉजिकल जितनी भी रेमेडीज हैं वो भी कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनाती, वो आपको मेंटल और फिजिकल स्टेटस बदलती है बस आपका। अब आपका मेंटल स्टेटस यदि ठीक होता है तो आप नेचुरली सही डायरेक्शन में सोचोगे, सही डायरेक्शन में सोचोगे तो आप सही काम करोगे, तो आपको लाइफ में प्रोग्रेस मिलेगी। फिजिकल स्टेटस आपका इंप्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो आपके अंदर काम करने की कैपेबिलिटी होगी, लगन होगी, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा होगी, तो आप आगे ज्यादा बढ़ बढ़ के काम करोगे, तो लाइफ के अंदर आपको प्रोग्रेस मिलती है। मगर डायरेक्टली कोई भी प्लेनेट आपको ना अमीर बनाता है ना गरीब बनाता है। धन भाव दूसरे भाव को बोलते हैं ना, उसका धन का आपके कैश से लेना देना कुछ भी नहीं होता, जिसे हम धन भाव बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे भावों को हम अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको इनिशियली इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं इंट्रोडक्शन करूंगा रिलेटेड टू भृगु नंदी नाड़ी। ठीक है, देखिए हमारी क्लास का जो फॉर्मेट होगा, ये एक टॉपिक था, मैं नहीं बताता तो भी चल जाता, इसलिए मैं अब शुरू कर रहा हूं। फॉर्मेट ये होगा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी मुझे 40 50 60 मिनट जितनी देर पढ़ाना है, आप अपने डाउट्स नोट कर लेंगे। एंड ऑफ क्लास हमारे डाउट्स होंगे, बीच में कोई डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा एक अपना फ्लो होता है, कोई किताब नहीं है, मेरा दिमाग है, इसके अंदर जो चीजें हैं वही मैं बोलता हूँ बस। ठीक है, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा हर क्लास की, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा हर क्लास की। आप में से किसी ने भी मैसेज नहीं करना है, प्रोवाइड नहीं की, वो मैं ड्यूटी बाउंड हूं, आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड। 8 बजे आपकी क्लास होगी तो मैं 8 बजे आऊंगा शार्प, नहीं आऊंगा तो आपको एडवांस में बता दूंगा। आपको नेक्स्ट डे विदाउट फेल पीडीएफ मिलेगी, विदाउट फेल आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसी वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूं तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो इन चीजों की आपको किसी को भी वरी होने की जरूरत नहीं है। क्लास आप अटेंड करेंगे सभी सारी, यदि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए शुरू में तो उत्साह होता है सभी में, जब नए नए आते हैं वो सोचते हैं पता नहीं हम पढ़ेंगे तो 4 दिन में हम एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तो ज्वाइन करते हैं। बाद में वो देखते हैं कि नहीं, इसमें तो कुछ काम भी करना पड़ रहा है, पढ़ना भी पड़ रहा है, तो वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी कोई आसान खेल नहीं है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आप 4 बार पीएचडी कर सकते हो, 6 बार डॉक्टर बन सकते हो, 10 बार इंजीनियर बन सकते हो, आईएएस आप 6 बार क्वालिफाई कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर बनना उन सभी से मुश्किल है।
एस्ट्रोलॉजर बनना आसान नहीं है, आपने सबने से किया होगा। पाराशर जो एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं वो जिंदगी गुजर जाती है, एक प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। भृगुनंदी नाड़ी आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करेगी कि आपको एक बल्क वे में किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन देना है। माइन्यूट प्रेडिक्शन नहीं कर पाएगी। आप चाहो माइन्यूट प्रेडिक्शन करो, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखकर अट्रैक्ट हो जाओ, 5-5 मिनट की बातें बता रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये आपको बल्क प्रेडिक्शन देती है। बल्क का मतलब आपके बारे में, आपके कारोबार के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी वाइफ की एजुकेशन के बारे में, आपके छोटे भाई के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपका क्या धंधा होगा, आपकी क्या एजुकेशन होगी, आपकी क्या वेल्थ होगी, आपकी कब मैरिज होगी, इन बड़ी बड़ी चीजों के बारे में आपको सब कुछ बहुत क्लियर वे में और बहुत आसान तरीके से बताएगी। ठीक है, मगर आप कहीं जाना चाहो माइन्यूट, जो अब आवरली या मिनट मिनट की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, वो उनको वो भगवान विष्णु ब्रह्मा से आशीर्वाद लेकर आए होते हैं। स्टडी वाइज ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि मिनट मिनट की हम प्रेडिक्शन कर पाए। तो ये आप माइंड में अपने क्लियर कर लें, और ना ही ऐसा कोई भ्रम पालें कि हम मिनट मिनट की प्रेडिक्शन कर पाएंगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजी में संभव ही नहीं है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट इज अबाउट कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब प्रेडिक्शन नहीं होता, कंसल्टेशन का मतलब सुझाव होता है। हम किसी भी व्यक्ति, कोई भी आता है तो हम उसकी कुंडली देखकर उसमें जो चीज देख पा रहे हैं उससे हम एक आइडिया लगाते हैं। इट इज ए पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि जो आपकी प्रेडिक्शन हम करते हैं बेस्ड ऑन द जन्म कुंडली। जनरल सी मैं बातें करूंगा इनिशियली, देखिए ये बताना जरूरी है क्योंकि हमारे सभी के कंसेप्ट एक जैसे होने चाहिए आगे जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। हम जब पैदा होते हैं तो एक जो आकाश में जो भी प्लेनेट जिस जगह पर होता है उन्हें हम कुंडली में रखकर हम एक कुंडली बना लेते हैं। वो कुंडली हमारी किस चीज पर बेस्ड होती है? हम जो एस्ट्रोलॉजी का आधार होता है पूर्व जन्म कर्मास। एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है, और हम कर्म करते जाते हैं, हमारे कर्म एक्यूमुलेट होते जाते हैं। उनमें से हम कुछ कर्मों के फल, फल का मतलब कोई मजा नहीं, अमरूद नहीं, एप्पल नहीं, फल का मतलब कोड़े, उनके कुछ कोड़े उसी जन्म में खा लेते हैं। मगर बाकी जो बच जाते हैं उन्हें हम अगले जन्म में लेकर जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पूर्व जन्म कर्मास। तो पूर्व जन्म कर्म को लेकर हम यहाँ पर आए, वो आपकी जो हम पाराशर एस्ट्रोलॉजी में 5वां भाव उसे इंडिकेट करता है, उसके थ्रू हम जन्म लेते हैं। अब पूर्व जन्म कर्म को लेकर आए तो जो आपका चार्ट बना ना कुंडली, वो उस बेस पर बन गई। अब जिस दिन पैदा हुए उस दिन अपने पिछले जन्मों में जो भी संचित कर्मा जो भी थे आपके इकट्ठे थे, उन्हें हम लेकर आगे पूर्व जन्म से आपका जो भी अकाउंट था 20, 25, 30 जन्मों में जो भी आपके बचे हुए कर्म थे उसको लेकर हम यहाँ पर पैदा हो गए इस जन्म में। अब यहाँ पर पैदा होने के बाद क्या स्थिति आएगी आपके पास? अब हम किस घर में पैदा हुआ ये किस बात पर डिपेंड करेगा? पूर्व जन्म कर्मास पे। किस शहर में पैदा हुए किस बात पर डिपेंड करेगा? पूर्व जन्म कर्मास। देख, शहर का भी अंतर होता है ना। आप न्यूयॉर्क में पैदा हुए होते तो आप मजे में होते हैं, यहां से सब न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहना चाहता। इंडिया के अंदर भी आप दिल्ली में पैदा हुए तो और अच्छा है, लंदन जाना चाहते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो आप कहाँ पैदा हुए ये भी मैटर करता है। फिर किसके घर में पैदा हुए? भाई जो धीरू भाई अंबानी का बेटा तो सीधा ही मुकेश अंबानी बन गया। हम तो कभी नहीं बन सकते, चाहे हम कुछ भी एफर्ट कर लें, हमारी कुंडली में कितने भी राजयोग हो नहीं बन सकते, क्योंकि मुकेश अंबानी तो एक ही है ना वर्ड में, या ऐसे 10-20 लोग होंगे। तो हम किस घर में जन्म हुए, इट डिपेंड अपॉन आवर पूर्व जन्म कर्मास। अब हमारी जो कुंडली बनी, हम सारी प्रेडिक्शन उसके बेस पर देते हैं, मगर वो केवल आपका 50% रोल प्ले करती है। इसलिए अब कोई ये गलत फहमी में होगी हम पूरी प्रेडिक्शन सही दे सकते हैं, वो गलत फहमी में है, क्योंकि दी ही नहीं जा सकती। उसका मैं रीजन अभी आपको बता रहा हूं। ये चीज माइंड में आप क्लियर कर लें कि आप में से बहुत लोग लगता है कि हमारी तो गलत होगी प्रेडिक्शन। गलत होगी, आप एक डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट बता सकते हो, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या है। अब पूर्व जन्म कर्मास ने हमें जन्म दे दिया एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर। 8-10 साल तक हम कुछ करने लायक नहीं थे, 12-14 साल तक की कुंडली भी नहीं देखी जाती, इसलिए क्योंकि हम कुछ करने लायक नहीं है। माँ बाप ने जिस स्कूल में डाला आप चले गए वहां पर। मगर अब आती है स्थिति आपकी करंट जन्म कर्मास की। आप 18 साल के हुए, 15 साल के हुए, 16 साल के हुए, भगवान ने अब आपको समझ दे दी। अब आप, भगवान आप ही को डालेगा। आपको सपोज उसने एक क्लर्क बना दिया किसी कंपनी के अंदर, क्लर्क उसने बनाया, मगर एज ए क्लर्क क्या करोगे? इट इज योर फ्री विल। वो भगवान निर्धारित नहीं कर रहा, वो आपकी कुंडली निर्धारित नहीं कर रही, वो आपके अब करंट कर्मास है, जिसे हम क्रियामान कर्मास बोलते हैं।
करंटली उस सिचुएशन के अंदर आप क्या काम कर रहे हो, आपको उस सिचुएशन में ईश्वर डालेगा। मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूं जो जनरली बुक्स में आपका इन्वॉल्व है, कि ईश्वर ने क्या किया, आप एक घोड़े हैं, आपको एक रस्सी से बांध दिया एक पेड़ से, और उस रस्सी रस्सी की लेंथ है आपकी 20 मीटर्स। आप बांध दिया, आप जा नहीं सकते क्योंकि वो तो पेड़ से तो बंध गए, आप रस्सी तो आप तोड़ नहीं सकते। मगर वो 20 मीटर का जो सर्कल है उसके अंदर तो आपको आजादी है, आप आगे हो सकते हो, पीछे हो सकते हो, उस जगह की आप सफाई कर सकते हो, उसको आप ढंग से रख सकते हो। तो आप जिस भी सिचुएशन के अंदर पहुंच गए, उस सिचुएशन के अंदर आपको कहीं पर एक सपोज प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब प्राइम मिनिस्टर को देखिए कितनी पावर है, वो चाहे तो देश को बर्बाद कर सकता है और वो कमिट होकर देश को बहुत आगे भी बढ़ा सकता है, ईमानदारी से काम कर रहा है। आपको एक मिनिस्टर बना दिया। आप अक्सर देखते हो ज्यादातर क्या होता है, रिश्वतखोर, चोरी चकारी सब करते हैं, ऐसा ही हमारा बिलीव है, करते भी है। इंजीनियर्स है, मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैंने काम किया इतने साल तक, तो वहां पे क्या होता है, कमीशनबाजी कंप्लीट। आपको नॉन कमीशन वाली बाजी वाला एक आधी आदमी मिलेगा, बहुत कम, जिसे लोग बेवकूफ बोलते हैं। अब वो आपको कर्मा, ईश्वर ने तो आपको इंजीनियर बनाया, मगर रिश्वत तो आप ले रहे हो ना, ईश्वर थोड़ी कह रहा है, आपकी कुंडली में थोड़ी रिश्वत लेने का योग बना हुआ है। इट इज योर सिचुएशन। अब हमने अपनी कुंडली को बनाना और बिगाड़ना हमारे ऊपर है, कि आपको ईश्वर ने जो योग बनाकर भेजे, अब जो हम क्रियामान कर्मास कर रहे हैं, जो अभी इस जन्म में हम कर्मास कर रहे हैं, उनका कुछ फल हमें अभी मिलेगा, और बाकी क्या हो जाएंगे, आपके इकट्ठे हो जाएंगे, और उन्हें हम लेकर कहां चले जाएंगे, अगले जन्म में फिर से चले जाएंगे आपके। तो हम कुछ कर्मास जो हमने पिछले जन्म में किए, उन्हें लेकर उनके बेसिस पर हम एक पर्टिकुलर घर के अंदर पैदा हुए, पर्टिकुलर शहर के अंदर पैदा हुए, और हमारी लाइफ के इवेंट लिख दिए नारद जी ने। 15 साल की उम्र में ये फलानी स्कूल में जाएगा, भाई 24 साल की उम्र में इसकी शादी होगी, 30 साल की उम्र में इसकी मैरिज होगी, वो लिख दिया ईश्वर ने, वो फिक्स है, वो हमारी जन्म कुंडली में दशा और ट्रांजिट के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं। अब वो लिख दिया ईश्वर ने, मगर वो जो उसने कहा शादी होगी, ये तो ईश्वर ने लिखा है, मगर शादीशुदा जिंदगी को आप किस तरीके से निभाओगे ये ईश्वर ने नहीं लिखा है। ये आपकी फ्री विल है कि उसके अंदर आप किस तरीके से रहते हो, क्योंकि हमारी फ्री विल यहां पर होती है। आप सिचुएशन में आपकी फ्री विल नहीं है कि आप किस सिचुएशन में पढ़ोगे, मगर वहां आप किस तरीके से करोगे, तो वो क्रियामान कर्मास है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट जन्म कर्मास। प्रेजेंट जन्म कर्मास आपकी कुंडली को बदल देते हैं। हम जब प्रेडिक्शन देते हैं तो ये फैक्टर हमें नहीं पता। आपके पास कोई भी व्यक्ति आया, मुझे क्या पता उसने प्रेजेंट जन्म में कैसे कर्मास किए हैं, तो आप क्या करें, एक नियम बनाया कि उस व्यक्ति की कुंडली पर ना टिके। कुंडली तो आपने लिख ली, इसके बाद उससे बात करें 15 मिनट। आप पूछे भाई आपकी क्या एजुकेशन है, क्या आपकी नौकरी है, आपका क्या परिवार है, कैसा आपका एनवायरमेंट है, जिसे हम बोलते हैं देश काल पात्र। देश का मतलब किस जगह के रहने वाले हो। अब हम मैरिज की प्रेडिक्शन देंगे इंडिया वाले की, हम ये थोड़ी कहेंगे आपकी 7वीं शादी होगी 42 साल की उम्र में, मगर यूरोप का आदमी है तो हम कह देंगे आपकी 13वीं शादी होगी 61 साल के हो गए जब, और 92 के हो गए जब आपकी 27वीं शादी होगी। कह सकते हो, वो कर लेते हैं इतनी। इंडिया में तो ज्यादा से ज्यादा आप किसी की 2 बताओगे, 1 बताओगे, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। इसको बोलते हैं देश काल का मतलब समय बदलने के साथ साथ प्रेडिक्शन बदल जाती है। हमारी मदर की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी, हमारी 25 साल की उम्र में हुई थी, हमारे बच्चे 30 साल के हो गए, वो अभी भी करने को तैयार नहीं है। इसको बोलते हैं काल। समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। पहले के समय पर मैं 20 ईयर का आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया था, 20 साल का। आज लग ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप 18 साल के तो 12th ही पास करते हो, और इसके बाद कहां से लगाओ। हमने पीजी कर लिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, और प्लेसमेंट हो जाता था बेस्ड ऑन परसेंटेज, कि नंबर हमारे हाईएस्ट थे, तो उन्होंने जहां पढ़ते थे उन्होंने कहा यहीं पे हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, गवर्नमेंट कॉलेज में हम लग गए 21 साल की उम्र में। आज नहीं लग सकते। इसको बोलते हैं हम काल। और पात्र का मतलब आप जिस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन दे रहे हो उसका बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना। आप एक मजदूर की कुंडली देख रहे हो, एक किसी व्यवसायी की कुंडली देख रहे हो, एक किसी आईएएस ऑफिसर की कुंडली देख रहे हो, तो तीनों को आपने अलग अलग तरीके से देखना है। तो देश काल पात्र सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हमारा, कि हम उस व्यक्ति से और भी पूछें। ये कहेंगे उसके करंट कर्मास को कैसे देखें, और करंट कर्मास को देखने का एक दूसरा तरीका होता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली आप सब लोग जानते हैं। प्रश्न कुंडली क्या होती है, जब भी व्यक्ति आपके पास कोई भी चीज लेकर आया, उस समय की एक कुंडली बना लीजिए, वो उसकी प्रश्न कुंडली होगी।
जब भी कोई व्यक्ति आपके पास कोई भी प्रश्न लेकर आया, उस समय की आप एक कुंडली बनाओगे, वो उसकी प्रश्न कुंडली होगी। प्रश्न कुंडली करंट लाइफ कर्मास को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उतनी मेहनत कोई भी नहीं करता, फिर भी मैं आपको बताना जरूरी है कि एक उसकी जन्म कुंडली हो गई और करंट लाइफ कर्मास उसकी प्रश्न कुंडली बताती है। यदि आप दोनों को मैच करके प्रेडिक्शन देने की कोशिश करोगे जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली से, तो आपका प्रेडिक्शन में सटीकता बढ़ जाएगी। मतलब आप दोनों चीजों को कंसिडर करके यदि आप बताओगे, देश काल पात्र, ये 3 नियमों को याद रखना है। ये कभी भी किसी ने नहीं करना। ब्लाइंड प्रेडिक्शन आप दिए जा रहे हो, कोई नहीं दे सकता। आप सोचोगे आपको एक कुंडली मैंने पकड़ा दी और आप कहोगे इसके बारे में प्रेडिक्शन कर दो, तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, व्यक्ति के बारे में। फिर देश काल पात्र इंपॉर्टेंट है, उसकी आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वन उसकी प्रश्न कुंडली इंपॉर्टेंट है। ये 5 पैरामीटर हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। इन 5 पैरामीटर को यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया है, ईश्वर का ध्यान किया है, मन से ईमानदार हो, बुद्धि से ईमानदार हो, तीव्र बुद्धि ईश्वर ने दी है, तो आपकी प्रेडिक्शन अब बिल्कुल करेक्ट होगी। ये सारे पैरामीटर्स आपने मिला लिए, तो इनमें से कोई भी पैरामीटर आपका हटा तो आपका लेवल ऑफ प्रेडिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। और हमारी गलती यही होती है कि प्रश्न कुंडली तो कोई भी नहीं लगाता, देश काल परिस्थिति भी नहीं देखते। मैं देखता हूं कि ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला और वहां इतने तगड़े तगड़े प्रेडिक्टर होते हैं, वो तो उसके बारे में सारा ही बताने लग जाते हैं। तो रेलवे में काम करता होगा, ये फलानी जगह करता होगा, और ये तो ऐसा नहीं होता कभी भी, वो सारी चीजें सही नहीं होती। आपको एक डायरेक्शन बता सकते हो आप केवल। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में डायरेक्शन, एजुकेशन की हम क्या बताएंगे, डायरेक्शन, कि इसकी एजुकेशन ब्रिलियंट होगी, इसकी एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूट से होगी, एजुकेशन में नाम करेगा। ये नहीं बता सकता हिस्ट्री में एमए करेगा, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उतना पिन पॉइंट करने की, उतनी प्रेडिक्शन करने की गलती कोई भी ना करे, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतने ज्यादा हैं, हमें ही नहीं पता कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हम बताएंगे क्या। आज के डेट में आप सब लोग जानते हो कि इतने ज्यादा सब्जेक्ट हो गए। यदि मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर बताने लगूं तो उसके अंदर आपके 50 ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में हमें खुद नहीं पता कि ये भी ब्रांचेज हैं क्या। तो हम एजुकेशन स्पेसिफिक क्या बताएंगे, हाँ ये आप बता सकते हो कि इसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा और चीजें क्या होंगी। तो चलो, ये तो होगी हमारी अभी सामान्य बातें। अब आ जाते हैं हम भृगु नंदी नाड़ी पर। तो सारी क्लास आज की फिलोसफिकल होगी, और इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास है। इसी तरीके से मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, तो अगली क्लास में हम इसके एक्चुअल चीजों पर आएंगे। तो देखिए क्या होता है कि हम जब पैदा होते हैं, एक इंसान जब भी बर्थ लेता है और मृत्यु जब उसकी होती है, तो हमने बताया पंच महाभूतों का कंसेप्ट मैंने आपको बताया। पंच तत्वों से हम मिलकर बने होते हैं और अंत में हम पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो क्या होता है, कोई भी बर्थ जो होती है, पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, और हमको मालूम है कि उसके अंदर सबसे पहले उस व्यक्ति की देह बनती है, जिसे हम बोलते हैं शरीर। ठीक है, और शरीर का जो कारक होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो होता है मंगल, मार्स। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, एक्सक्यूज मी, शरीर का कारक जो हमारा ग्रह होता है दैट इज मार्स, मंगल। अब मंगल, जब हम कोई भी गर्भ के अंदर बच्चा बनता है तो सबसे पहले कौन रोल में आता है, मंगल। मंगल रोल में आएगा। इसके बाद उसके अंदर क्या होती है, ऊर्जा आती है उसके शरीर के अंदर। वो अपनी माँ से खाना लेता है, ऊर्जा आती है जिसे हम बोलते हैं सूर्य आत्मा। ये दूसरी चीज एंटर हो जाती है, वो अंदर ग्रो करने लग जाता है। खाता भी है और ग्रो भी करता है। उसके अंदर ऊर्जा होती है शरीर के अंदर, मगर अपने प्राण नहीं होते। प्राण का मतलब ऑक्सीजन किसके थ्रू ले रहा होता है, वो मदर के थ्रू ले रहा होता है। ऑक्सीजन किसकी लेता है, वो अटैच किससे होता है, खाना भी मदर के थ्रू ले रहा होता है, मगर उसके अंदर खुद के अंदर अपनी ऊर्जा होती है। तो जब कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी देह बनती है, और देह का जो कारक है वो मार्स होता है। इसके बाद उसके अंदर आत्मा आती है, और आत्मा का कारक जो होता है यहाँ पर सूर्य होता है। अब आत्मा आ गई, इसके बाद जब वो अब 9 मंथ उसको कोख में हो जाते हैं या उसके आसपास हो जाते हैं, तो बाहर आता है, तब आप देखते हो कि उसको प्लेजेंटा को कट करते हैं ऑर्गेनल को, और उसको मदर से सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करके डॉक्टर जनरली उसको क्या है, उल्टा करके थपथपाता है पीछे से, और उसकी फर्स्ट क्राई होती है, क्रंदन होता है, वो रोता है। अब रोने पर प्राणवायु एंटर होती है उसके अंदर। ऑक्सीजन तो तभी आई ना, वो उसको लंग्स को एक्सपेंड करता है एक्चुअली उसके। तो प्राणवायु एंटर होती है, वो प्राण है एक्चुअली जुपिटर, वो आपकी लाइफ है।
आप खुद जुपिटर हो। तो ये 3 प्लेनेट आपके जन्म लेने तक आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके होते हैं, इनका रोल हो चुका होता है, आपका शरीर बनता है, उसमें आपके मंगल ग्रह से शरीर बनता है। मंगल को पृथ्वी एलिमेंट बोलते हैं ना। देखिए, मंगल को आपको हम पृथ्वी एलिमेंट से कंसीडर करके चलते हैं। इसके बाद देखिए ऊर्जा एलिमेंट आएगी। ऊर्जा कौन आएगा? सूर्य। सूर्य ना सेकंड एलिमेंट आपका बना, जिसको आप आत्मा भी बोलते हो। और तीसरा आप देखिए यहां पर जैसे ही जुपिटर आया कि आप आगे आपके अंदर प्राणवायु, दैट इज द ऑक्सीजन। थर्ड एलिमेंट ये आपका आता है। तो जब भी कोई बॉर्न होता है तब तक ये 3 चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? दैट इज प्राण। इससे इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। जब हम जाते हैं, इससे रिवर्स होता है। जब हमारा जाने का समय होता है, क्या होता है? आपके शरीर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपकी प्राण वायु निकल जाती है। सबसे पहले कौन सी वायु निकलती है? आपकी प्राण वायु निकलती है। सबसे पहले क्या होता है जब व्यक्ति के जाने का समय आता है? तो समय आता है तो आपके पैरों से, हाथों से, पूरे शरीर से जो ऑक्सीजन है वो आपके नेवल, जो आपकी नाभि होती है, उस जगह पर जाकर वो ऑक्सीजन इकट्ठी होती है, जिसे हम प्राण बोलते हैं। इकट्ठी होने के बाद वो प्रेशर क्रिएट करती है, और प्रेशर क्रिएट करके वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में जितने भी होल्स हैं, जहां से भी वो इजीली जा सकती है, वहां से वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ऑक्सीजन बाहर निकली, आप डॉक्टर को लाकर बिठाते हो कि भाई इसके सांस नहीं चल रहे, मगर आप देखते हो उसका शरीर गर्म होता है, एकदम से शरीर ठंडा नहीं पड़ता। अब ठंडा क्यों नहीं पड़ता? ऑक्सीजन निकलने के बाद आपको पता है किसी भी चीज के जलने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा थी, जिसे हम बोलते हैं सूर्य, ऊर्जा जो है वो जलने के लिए ऊर्जा अवेलेबल है शरीर के अंदर, मगर जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। अब वो ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं आत्मा, जिसे आप क्या बोलते हो? आत्मा। वो आत्मा तड़पती है और जगह ढूंढती है कि कहीं ऑक्सीजन मिल जाए उसे। इधर उधर से आके वो पूरी बॉडी के अंदर वो आपकी एक तरीके से ट्रेवल करती है, क्योंकि उसको वो रह ही नहीं सकती जहां पर ऑक्सीजन ना हो, प्राणवायु ना हो, वहां पर आत्मा नहीं रह सकती। बिकॉज आत्मा क्या है? ऊर्जा। आत्मा क्या है? अग्नि। तो अग्नि के लिए क्या रिक्वायर होता है? आपको ऑलवेज ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम एक आपका सिगरी जलाएं, आजकल तो जलाते नहीं है, कोयले वाली, उसका यदि आप ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दोगे, वो थोड़ी देर में बुझ जाएगी, उसकी अग्नि खत्म हो जाएगी। तो वो आत्मा आपके शरीर के अंदर ढूंढती है कहीं पर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, तो थोड़ा बहुत उसको कहीं पर ऑक्सीजन मिल जाती है। इसके बाद वो कुछ देर के बाद वो अपने आप, वो आत्मा, आपकी आत्मा, वो भी एनर्जी भी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो कोई भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं? पहले उसको चेक करते हैं, इसके बाद हम कहते हैं ठंडा पड़ गया है, ऐसा कहा जाता है। वो हाथ लगा के देखते हैं कि भाई सब कुछ कूल डाउन हो चुका है, इट मींस एनर्जी भी बाहर निकल गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं? उसकी देह बसती है, दैट इज मार्स। निकला कौन? जुपिटर। फिर कौन आया? सूर्य। एंटर कौन हुआ था सबसे पहले? मार्स। फिर कौन एंटर हुआ था? सूर्य। और निकला कौन आपका? जुपिटर। एंड में एंटर हुआ आपका जुपिटर। अब जुपिटर जिसे कहते हैं ना, हमारी सांस जितनी बाकी है उतना हम जिएंगे। जितने भी आप अध्यात्म में जाओगे, भगवान ने जितनी सांस दी है, तो सबसे पहले सांस गई मीन्स आपका जुपिटर गया। जुपिटर की एब्सेंस में आपकी जो ऊर्जा है, आत्मा है या सूर्य है, वो रह नहीं सकता आपकी बॉडी के अंदर। तो वो आपका पहले सर्च करता है, कुछ देर बाद वो भी निकल जाता है, और इस निकलने के बाद फिर अंत में आपकी देह बसती है, जिसका देह का आपको पता है कि हम उसको 1 मिनट भी नहीं रखते उसके अंदर, क्योंकि जब तक ऊर्जा थी तब तक सब कुछ था, प्राण थे तब तक सब कुछ था। इसके बाद आप उसका अंतिम संस्कार करके उसे उन्हीं पंच महाभूतों के अंदर हम मिला देते हैं, जला देते हैं या बहा देते हैं, जो भी करना है वो उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर हम बनते हैं, और अंत भी हमारा उन पंच तत्वों में हो जाता है। तो मगर अब बीच में सब कुछ होता है आपकी लाइफ के अंदर, पैदा होना और एंड होना, ये तो दो बिगिनिंग और एंड है, ये दो आपके कटु सत्य है। कोई भी इंसान है तो वो पैदा भी होगा और उसका अंत भी होगा, मगर इन दिस प्रोसेस आपके बाकी सभी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर इंपॉर्टेंट रोल लेकर आते हैं। आपका मून का रोल आता है, सैटर्न का रोल आता है, वीनस का रोल आता है, मरकरी का रोल आता है। ये 4 प्लेनेट है। मून का रोल कैसे आता है? जिस दिन आप पैदा होते हो, सुख का ग्रह है मून। मात्र मात्र से बड़ा कोई सुख नहीं है दुनिया के अंदर। मां से बड़ा सुखदायक कोई भी नहीं है, बाकी सब भ्रम है। एकमात्र सुख है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब माता। माता वो होती है जो कि आपको विदाउट एनी डाउट, कोई भी दुनिया का आदमी ऐसा नहीं कह सकता कि उसको माता से सुख नहीं मिला।
तो उसका माता से कनेक्शन होता है सबसे पहले। तो मून आपकी लाइफ में आता है। बॉर्न होने के बाद कौन आया आपकी लाइफ में? पैदा होने तक आप कौन थे? कुछ दिन आप मार्स थे, इसके बाद आप क्या बने? सूर्य आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, फिर जुपिटर एंटर हुआ जिसे प्राणवायु बोलते हैं। अब आप माँ आपका लालन पालन करेगी, आप बड़े होंगे, इसके बाद आपके क्या होंगे? कजन होंगे, ब्रदर होंगे, सारे यार होंगे, दोस्त होंगे, बचपन में भी होंगे। वो मरकरी का रोल है। बुद्धि डेवलप होगी, आपका विकास होगा बुद्धि का, आपको समझ आने लगेंगी चीज, वो भी मरकरी है। मरकरी बुद्धि का भी कारक है यहाँ पर। अब मैं जो कार्यकत्व बता रहा हूं उनको आप दिमाग में लगना शुरू कर दीजिए। नव एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। सिग्निफिकेशंस, हालांकि सब चीजों को मैं अलग अलग भी बताऊंगा, मगर शुरू में मैं इसको थोड़ा कहानी की फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि अब क्या होगा। आपका मून आया, मून आपकी माँ का कारक है, मन का भी कारक है, ब्रेन का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक, बुद्धि का कारक फिर आया आपका बुध। तो देखिए बुद्धि बचपन में ही आ जाती है, जब जब हम बड़े होते हैं। बुद्ध स्पीच का कारक भी है। बुद्ध स्पीच का कारक ना, कब बोलने लगते हो? इंतजार करने लग जाते हैं ना, बोलने नहीं लगा जी, ये 1.5 साल का हो गया, 1.25 साल का हो गया, या हम सुनते हैं ये तो 6 महीने का ही बोलने लग गया था, 8 महीने के ने मम्मी मम्मी बोलना शुरू कर दिया था। तो वो कौन है? आपका बुध का रोल आ गया, बुध आ गया। इसके बाद शुक्र इतना जल्दी नहीं आता। शुक्र के लिए आपको क्या करना है? सुख का महसूस करना। शुक्र भोग है एक्चुअली। भोग मन से होता है, भोग शरीर से नहीं होता। हम सोचते हैं शरीर से भोग होता है, तो भोग ने लायक आपका मन मैच्योर होना चाहिए, तब आप भोग करोगे। तो कुछ दिन बाद शुक्र आता है। तो जनरली जैसे देखिए, हम शादी को भी शुक्र से रिलेट करते हैं। पत्नी का कारक शुक्र है, और हर तरह की सुख सुविधाओं, धन धान्य, इन सब चीजों का कारक, हर तरीके के भोग का कारक। भोग का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको शारीरिक रूप से प्रसन्न करती हो, उसे भोग बोलते हैं। कौन सी चीज शारीरिक रूप से प्रसन्न करती है? आप मतलब आज के समय पर तो सभी पर होता है, नहीं पहले के समय में घर में एसी लगा हुआ है, आपका बहुत अच्छा बेड है, उसके ऊपर बहुत अच्छे गद्दे लगे हुए हैं, और आप अच्छे घर के अंदर रह रहे हो, बड़े घर के अंदर रह रहे हो, सारी सुख सुविधाएं हैं। इसका मतलब आप उसको, आपका शरीर उन चीजों को भोग रहा है। तो फिर शुक्र का रोल आता है, और साथ ही साथ आपका शनि का रोल आता है। शनि आपको क्या करेगा? शनि के 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपकी एस्ट्रोलॉजी का जो सुपर प्लैनेट है वो सैटर्न है। शनि आपका कर्म का कारक है। शनि इज द कारक ऑफ कर्मास। आप जितने भी काम करोगे वो शनि उनका कारक है। आप यहां पर देखो, दुख का कारक भी है। आपको जो तकलीफें देने की जिम्मेवारी भी दी है थ्रू कर्मा जी, वो आपको दुख भी देगा। और आपको पीड़ा का कारक है, जो लंबे समय की जो पीड़ा होगी वो भी आपको शनि ही देता है। तो आपका शनि आएगा। देखिए, आप जब कर्म करने लगोगे, तो जब हम कर्म करते हैं तभी हम कर्मों के ही फल भोगते हैं। हम क्या कहते हैं? हम किसका फल भोगते हैं? कर्मों का फल। और कर्म का प्लैनेट कौन है? शनि। और शनि में मजे की बात यह है, फल भी खुद ही देता है। मतलब शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि कर्म खुद करवाता है, वो कर्म का कारक खुद है, और उसके फल भी खुद दे देता है। तो जो हमारी फ्री विल होती है, उस फ्री विल के अंदर एस्ट्रोलॉजी में एकमात्र रेमेडी है, जो मतलब मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं, कि जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों को कंट्रोल किया हुआ है। यह नहीं कि पहले बुरे कर्म कर लिए, अपना बेईमानी करके हमने सब कुछ भर लिया और इसके बाद सोचे अब मैं अच्छे कर्म कर लेता हूं, अब सारा सामान आ चुका है मेरे पास। नहीं, आप मन से, तन से, बुद्धि से, हर तरीके से यदि आप सदकर्म कर रहे हो तो आपको वो मुक्ति का एकमात्र कार्य होता है। क्योंकि शनि को आप भ्रमित नहीं कर सकते। शनि आपका न्याय कारक है, कर्म कारक है, आपका दुख कारक है। और दुख कारक इसलिए है कि जो भी हम गलत कर्म करेंगे उनकी सजा आपको शनि ने देनी है। तो इस तरीके से ये सारे प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो मैं बिगिनिंग से बताता हूं कि हम बॉर्न होते हैं तो सबसे पहले हमारा मार्स बनता है, हमारा देह बनता है, जिसको हम शरीर बोलते हैं। इसके बाद हमारे अंदर आत्मा प्रवेश करती है, जिसको हम सूर्य या ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद हमारे अंदर प्राणवायु आती है। प्राणवायु के अंदर धीरे धीरे बाकी प्लेनेट का आपका इन्वॉल्वमेंट आता है, मून का इन्वॉल्वमेंट आता है। मदर के पास होते हैं तब तक हम सुखी भी होते हैं एक तरीके से। बुद्धि का आपका आता है, स्पीच का रोल आता है, तो मरकरी आता है। इसके बाद आपका वीनस और सैटर्न आ जाते हैं, जैसे हम थोड़े पढ़े होते हैं। तो ये सारे प्लेनेट आ जाते हैं। मगर इन बिटवीन अब 2 खतरनाक प्लेनेट भृगु नंदी नाड़ी में, जिन्हें हमने छोड़ दिया था। 2 ग्रह हैं, और ये ग्रह उल्टे हैं, राहु एंड केतु। राहु केतु 2 ग्रह हैं। अब ये आपके यहां पर भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखिए 3 आपके कार्मिक प्लेनेट हैं, शनि, राहु और केतु। कार्मिक क्यों बोला जाता है इन्हें? इन्हें कार्मिक प्लेनेट इसलिए बोला जाता है, मैं थोड़ी और बात बताऊंगा, नॉट इन बीएनएन इटसेल्फ,
बीएनएन तो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी तो हम बेसिक बातें बात कर रहे हैं, ये सब कुछ बेसिक कर रहे हैं अभी हम। तो सैटर्न के दो एजेंट हैं, राहु एंड केतु। तो आपका राहु केतु की स्टोरी आप सभी को मालूम है कि जो समुद्र मंथन चल रहा था, तो देखिए आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा देवता कौन होता है, राक्षस कौन होता है। जैसे ही हम छोटे थे तो वो देखते थे देवता, हम उसे मानते देखने में सुंदर सा हो, मुकुट वगैरह पहन रखा हो, सोना पहन रखा हो, देवता है। राक्षस कौन है? जिसके ऊपर सींग उगा दिए गए हों और ऐसी गंदी सी शक्ल हो, दांत उगा दिए गए हों। नहीं, राक्षस देवताओं से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, कई गुना खूबसूरत होते हैं। सभी तरीके से जो बेस्ट है वो राक्षस होगा। अब कहोगे क्या बात बता दी? आप में से, हम में से राक्षस हैं और हम ही देवता हैं। जो सबसे आपको सुंदर लग रहा है वो राक्षस है, मान लीजिए। सबसे जो इंटेलिजेंट है वो राक्षस है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए क्या हुआ, आप राक्षस और देवताओं की स्टोरी जरा समझिए। स्टोरीज की फॉर्म में हमें बता रखा है। सब मैथोलॉजी में क्या होगा, हमारा विकास उतना नहीं था दिमाग में, तो सब उसमें भगवान या इस तरीके की चीजें डाल के हमें बताया गया है कि अभी आप देखिएगा कौन क्राइम ज्यादा कर सकता है, कौन अत्याचार ज्यादा कर सकता है, जिसके पास अत्याचार करने की कैपेबिलिटीज होंगी। पुराने जमाने में क्या होता था, जिसके अंदर सारा सामर्थ्य होता था वो ईश्वर की आराधना करता था। किसको खुश करता था? शिव जी को खुश कर लेता था। कौन खुश कर पाएगा शिव जी को? जिसके अंदर सामर्थ्य होगा शिव जी की आराधना करने का। बात करने से थोड़ी खुश हो जाएंगे शिव जी। जो बैठकर घनी तपस्या किया करते थे वो आपको शिव जी की आराधना किया करते थे, वो सामान्य आदमी होते थे, वो देवता ही होते थे। अब शिव जी को खुश कर लिया, शिव जी से कह लिया ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना सुबह मरू, ना जानवर मारे, ना आदमी मारे, ना ये मारे, ना वो मारे। अब ये सारा वरदान ले लिया। जैसे ही वरदान लिया वो राक्षस बन गया। क्यों? अब उसके अंदर अत्याचार करने की पावर आ चुकी है। तो जिस दिन आपके अंदर पावर आ गई, अथॉरिटी आ गई, देखिए हम कहते हैं ना मैं तो बहुत ईमानदार हूं। कौन ईमानदार है? जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसको रिश्वत देने वाला ही नहीं है, वो लेगा किससे? ईमानदार उसे बोलते हैं जिसके पास अपॉर्चुनिटी है और उसके बाद भी वो बेईमानी नहीं करता। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। बेईमानी चाहे किसी भी तरीके की कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, 9 बजे का ऑफिस है, हम 10 बजे पहुंच रहे हैं, ये भी बेईमानी है। प्राइवेट वाला तो नहीं अलाउ करेगा आपको 9 बजे वाले को 10 बजे, वो तो निकाल के बाहर कर देगा। 9 बजे ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम कोई भी पब्लिक का काम नहीं कर रहे, चाहे हम फाइनेंशियल रिश्वत नहीं ले रहे हैं, अपने दिन में 3 बार चाय पीने जा रहे हैं, 1 बजे लंच हो रहा है, 12 बजे ही उठ गए, इसके बाद 3 बजे तक अपनी सीट पर नहीं आ रहे हैं, ये भी आपकी बेईमानी है। तो देखिए राक्षस कौन हुआ करते थे? जिनके अंदर सुप्रीम पावर हुआ करती थी, ईश्वर जिनके कब्जे में हुआ करता था। बताइए रावण क्या था? कौन कब्जे में नहीं कर रखा था रावण ने? उसकी कौन सी नॉलेज में कमी थी? उसको सब चीजों का ज्ञान था। कोई उसके जितना ज्ञानी नहीं, कोई उसके जितना ताकतवर नहीं, कोई भगवान नहीं जो उसके कब्जे में नहीं थे। कुबेर से लेकर शिवजी से लेकर ब्रह्मा से लेकर विष्णु से लेकर सब उसके कब्जे में थे। सब उससे परमिशन लिया करते थे, काल तक अपने पास बांध रखा था। तो यही राक्षस है। जिसके पास आपकी असीमित पावर हो जाती है वो ही आपका राक्षस बन जाता है, और जिसके पास पावर नहीं होती वो अपने आप को देवता बोलता है। पावर का डिफरेंस है, केवल आपके अंदर कैपेबिलिटीज का डिफरेंस है। तो जब समुद्र मंथन की जब वो हुई थी, तो ये सभी सेम ही लोग थे। हमें इन्हें राक्षस और वो बना के बताया जाता है। तो उसमें यह था कि भाई एक इन्होंने ग्रुपिंग की हुई थी। तो ग्रुपिंग जो की हुई थी उसमें यह कहा था कि भाई सभी लोग साथ में मिलकर चलें, और उससे क्या होगा, ये हम समुद्र मंथन कर पाएंगे। और समुद्र मंथन हम जब करेंगे, सभी लोग मिलकर चलेंगे, तो उससे क्या होगा, ये इजीली हम कर पाएंगे। तो आपको पता है कि वो जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो अमृत निकल के आया। तो ईश्वरभानु जो राक्षस था वो इंटेलिजेंट था, उसने कहा कि भाई ये बेईमानी करेंगे। उसको पहले से ही वो हो गया था, एहसास हो गया था बेईमानी करेंगे। तो वो कूद के देवताओं की लाइन के अंदर चला गया। उसके पास सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए थे। तो सूर्य चंद्रमा ने देखा कि यार ये तो पी रहा है, तो उसकी गर्दन उड़ा दी। पर तब तक वो अपना अमृत ग्रहण कर चुके थे, तो दोनों आपके अमर हो गए, सौर और भानु। अब इन दोनों ने ही तंग किया हुआ है आज के जमाने में। आपका ऊपर का जो पोर्शन है वो राहु है, और आपका जो नीचे का पोर्शन है वो केतु है। आपको राहु इज काल, राहु काल है। राहु दूसरा क्या है?
आज के जमाने में आपकी सभी परेशानियों की जड़ राहु है। कैसे है देखिए, राहु को आप अंडरस्टैंड करिए। राहु क्या है? राहु का सर है, आपकी आंखें बंद कर दी जाए, आपकी नाक बंद कर दी जाए, आपका मुंह बंद कर दिया जाए, आपका कान बंद कर दिया जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी परेशानियों की जड़ क्या है? सामने से गुजरती हुई लंबी कार, बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई दूसरी महिला, अच्छे कपड़े पहना हुआ दूसरा आदमी, बहुत बढ़िया किसी का मकान, बहुत अच्छे सुनते हुए गाने, बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना, बहुत अच्छी आती हुई खुशबू, यही तो हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। यदि इन चीजों को हटा दिया जाए, अब ये चीज कब हटेंगी? जब आपकी ये ऊपर वाला जो पोर्शन है राहु है, इसको आप बंद कर दीजिए। बस राहु को ढक दीजिए पूरे को, आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का निदान हो गया। हम किस चीजों से परेशान होते हैं? देखिए, हम कितने भी चाहे वो बन जाए, हर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाएं पैदा होती हैं, वो हमारी परेशानी का कारण होती हैं। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान कभी एक सूत्र था, आज की डेट में तो रोटी कपड़ा मकान तो कोई इशू ही नहीं है लोगों के लिए। सरकार ही दे देती है फ्री में भी, वो इशू नहीं है। आजकल इशू है, एक मकान है तो बड़ा मकान, बड़ा मकान है तो उससे बड़ा मकान, कार स्कूटर है तो कार, कार है तो बड़ी कार, बड़ी कार है तो मर्सिडीज कार, उसके बाद बीएमडब्ल्यू कार। मतलब जो अंबानी है वो भी बेचारा गरीब समझता है अपने आप को कि मेरे से अमीर तो अभी दो लोग और बैठे हुए हैं, तो मेरे पे ये चीज होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको कहां से दिखाई देती हैं, कहां से महसूस होती हैं? आपके दिमाग के अंदर कौन डालता है? राहु। राहु क्या है? आपकी आंखें। राहु क्या है? आपकी नाक। राहु क्या है? आपके कान। तो आपकी जिंदगी के अंदर जो भी लालसा, अभिलाषा, इच्छाएं जो भी पैदा होती हैं, वो आपके कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। और वो सब किसके थ्रू आती है? देखिए, कोई भी आदमी नशा करता है, क्यों करेगा नशा? किसी को करते हुए देखेगा तभी तो नशा करेगा। आपको पता ही नहीं है तब तक आप क्यों नशा करोगे? तो नशे के लिए कौन प्रेरित कर रहा है आपको? आपका राहु। आपका कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करता है सपोज, तो ड्रिंक करता है। कोई भी व्यक्ति किसी को गाली देता है, कोई भी व्यक्ति किसी से नफरत करता है, कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या करता है। किन चीजों के थ्रू ईर्ष्या करता है? हमें ईर्ष्या क्यों होगी? किसी इंसान से क्यों होनी चाहिए? एक बात बताइएगा। आपका राहु ईर्ष्या कराता है। ईर्ष्या का कारण क्या होता है? कि आपको लगता है इस पे ये चीज है, मेरे पे नहीं है। इसको ये चीज कैसे मिल गई मेरे को? ईर्ष्या का और कोई कारण नहीं होता। कंपैरेटिवली ईर्ष्या करते हैं हम। हमारे पास चाहे कुछ भी है, मगर उसके पास ये चीज क्यों है? ये ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण है। तो राहु बिगिन करता है और वो आपको अंत भी करता है। वो आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएगा, वो बहरूपिया है, आपको वस्तु स्थिति का पता नहीं चलने देता, आपको वो स्थिति दिखाता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। और देखता कौन है? आपका फेस। और जो केतु है आपका, गर्दन के नीचे का आपका पोर्शन केतु है। शरीर में सारी गंदगी भरी हुई है, वहां पर शरीर में सारी गंदगी भरी हुई है। आपके यदि ऊपर के मुंह को हटा दिया जाए, आप जीना नहीं चाहोगे एक दिन भी, क्योंकि सारी गंदगी, बदबू, जितना भी आपका मल मूत्र है, वो सब केतु है आपके शरीर के अंदर। लोअर पोर्शन सब गंदगी गंदगी नीचे वाले पोर्शन में होगी। तो जिसमें गंदगी भरी होगी वो क्या चाहेगा? हर चीज से दूर जाना चाहेगा। चाहेगा ही नहीं, जीना क्यों चाहेगा भाई? वो सब टेस्ट राहु ले रहे, देख राहु रहे, स्मेल राहु कर रहे, और जो सारी फिर गंदगी आके इकट्ठी कहां पर हो रही है आपकी? आप सपोज जूस निकाल रहे हो, मौसमी आपने ऊपर से डाली, तो आपका जूस तो एक तरफ चला गया, जो कूड़ा कूड़ा है वो आपका बच गया। दैट इज केतु। तो केतु आपकी लाइफ के अंदर हर चीज से आपको डिटैच करेगा, हर चीज से। घर पे कोई मिलने आ गया, अरे क्यों मिलने आ गया? नौकरी, क्या रखा है नौकरी में? कोई पढ़ना है, क्या रखा है पढ़ने में? पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? वो हर चीज, आप जो भी चीज करना चाहोगे, देखिए केतु का यदि सैटर्न से कनेक्शन हो गया नाड़ी में, आपके प्रोफेशन को बर्बाद करेगा। मरकरी से कनेक्शन हो गया, एजुकेशन को बर्बाद करेगा। वीनस या मार्स से कनेक्शन हो गया, आपको पति पत्नी से डिटैच कर देगा आपका। केतु का जुपिटर से कनेक्शन हो गया, मतलब सेल्फ है जुपिटर, आपको घर से निकलने में तकलीफ होगी, पड़े रहोगे, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, बेड पे पड़े रहोगे, कोई भी काम नहीं करोगे। तो केतु एंड है, इट इज ए कट एंड एंड, किसी भी चीज का एंड है यहां पर केतु। तो देखिए, राहु आप पैदा हो गए, पैदा होने के बाद जो दो प्लेनेट हैं जिनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है आपकी लाइफ के अंदर, वो आता है रेस्पेक्टिवली राहु एंड केतु। राहु आपको दिग्भ्रमित करता है, भ्रमित करता है, नई नई डायरेक्शंस में लेकर जाएगा, नई नई अभिलाषाएं लाएगा, इच्छाएं आपके अंदर पैदा करेगा, और उन इच्छाओं के लिए आपको गलत रास्ते पर भी लेकर जाएगा।
और केतु क्या करेगा, आपको ये डिटैच करने की कोशिश करेगा। आप जो भी काम कर रहे हो, केतु का भृगुनंदी नाड़ी के अंदर आपके ये जो दो पर्टिकुलर प्लेनेट हैं, ये आपकी सभी तरह की समस्याओं का कारण होंगे। राहु बिगिन कराता है आपसे, कोई भी चीज की शुरुआत कराएगा, और केतु हर चीज का एंड कराएगा। देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आप राहु को स्ट्रांग कर लोगे, आपका केतु भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप राहु को वीक कर लोगे, आपका केतु भी वीक हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि राहु को स्ट्रांग कर लीजिए, ऐसे कहते हैं। मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं, आपको पता है कुंडली में 1-7 होते हैं, ऑलवेज एक दूसरे के विपरीत होते हैं। राहु जिस दिन राशि परिवर्तित करता है, केतु भी कर लेता है। राहु जैसे 1 डिग्री चलेगा, केतु भी 1 डिग्री चल जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ है, मगर दोनों का एक्शन तो अलग है। राहु तो आपको धर्म से दूर ले जाता है, केतु आपको धर्म की तरफ लेकर जाएगा। अब देखिए, आपने राहु स्ट्रांग किया, राहु स्ट्रांग करने से क्या होगा, आप धर्म से दूर जाओगे, मगर केतु भी स्ट्रांग हो जाएगा साथ साथ में, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा। ये दोनों आपकी अपोजिट एनर्जीज हैं, राहु एंड केतु अपोजिट हैं, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में बंध कर चलते हैं। राहु का काम होता है आपके अंदर वो क्रिएट करना, लालसा क्रिएट करना, और केतु का काम होता है आपके अंदर की चीजों का एंड करना। तो अब आपके कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट आपका किस जगह पर एक्टिव है, उस बेसिस पर हम यहां पर डिसाइड करेंगे कि आपके साथ इस समय पर क्या होने वाला है। तो राहु केतु यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट का रोल प्ले करेंगे। 9 प्लेनेट्स हैं। आज मैं केवल आपको सिंपली वर्बली बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास से हम पीडीएफ के थ्रू स्टडी करेंगे। आपके 9 प्लेनेट्स हैं। 9 प्लेनेट में अभी मैंने थोड़ा कहानी की फॉर्म में आपको बता दिया था। आप समझे तो जुपिटर आप सेल्फ हैं, खुद स्वयं, और वीनस को महिला जातक, फीमेल नेटिव के केस में वीनस को भी हम कहीं कहीं पर सेल्फ मानेंगे, मगर जुपिटर को भी मानेंगे। वीनस को कहां पर मानेंगे मैं बताऊंगा आपको, कहीं कहीं पर फीमेल नेटिव को वीनस भी मानेंगे। सैटर्न आपका कर्म का कारक है। सैटर्न क्या है, आपको यदि किसी का प्रोफेशन देखना होगा भृगुनंदी नाड़ी में, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये भृगुनंदी नाड़ी प्लेनेट सिग्निफिकेशन पर बेस्ड है। 4 चीजें यहां पर पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ना इसके अलावा। प्लेनेट सिग्निफिकेशन पता होना चाहिए आपको, फिर उनका आपको कंजंक्शन पता होना चाहिए। कंजंक्शन मैं बताऊंगा आपको क्या होता है, कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट। फिर उन पर हम देखेंगे प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट, बस खत्म। इसके अलावा भृगुनंदी नाड़ी कुछ भी नहीं है। तो भृगुनंदी नाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस का, कि कौन सा प्लेनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात यह है, अब प्लेनेट के सिग्निफिकेशन में कई तरीके के सिग्निफिकेशन होते हैं एक प्लेनेट के। एक तो होंगे आपके कौन से रिश्ते को कौन बताता है, दूसरे होंगे आपके किस काम को कौन सा प्लेनेट बताता है। जैसे हम रिश्तों की बात करेंगे कि भाई मैंने अपने बारे में देखना है, तो यहां पर मुझे सेल्फ को कौन बताएगा, जुपिटर, जुपिटर बताएगा। अपने किसी की वाइफ के बारे में पता करना है तो वीनस बताएगा, शुक्र। पिता के बारे में पता करना है तो सूर्य बताएगा। माता के बारे में पता करना है तो चंद्रमा बताएगा, मून। पिता को सूर्य, माता को चंद्रमा, हर तरह की एस्ट्रोलॉजी में यही है। पति का यहां पर कारक हो जाएगा मार्स, पति का कारक कौन हो जाएगा, मार्स। इस तरीके से मैं सभी सिग्निफिकेशंस आपको इंडिविजुअली अलग से कराऊंगा, तो आप अभी उसकी चिंता मत करें, A to Z। तो हमें सपोज आपकी कुंडली के अंदर पिता के बारे में देखना है कि पिता की कोई गर्लफ्रेंड रही होगी क्या, पिता के पिता कैसे रहे होंगे, पिता का बिहेवियर कैसा रहा होगा, उनकी नौकरी कैसी रही होगी, पिता का कैरेक्टर कैसा रहा होगा, पिता की उम्र कितनी होगी, पिता की एजुकेशन क्या होगी, पिता के बारे में जानना है। आप सूर्य को पकड़ लो बस, बाकी कुछ ही नहीं देखना, कोई लगन नहीं है, कुछ भी नहीं है इस कुंडली के अंदर। आपको सूर्य को आपने कैच कर लिया। किसी भी व्यक्ति के बारे में आपने पढ़ना है, अपने छोटे हस्बैंड के बारे में देखना है आपको, तो हस्बैंड के बारे में देखना है, आप अपनी कुंडली के मार्स को पकड़ लीजिए। आपको कोई लगनी नहीं देखनी, कोई भाव नहीं देखना, आप मार्स को पकड़ेंगे और मार्स से किन ग्रहों की आपका युति हो रही है, कौन ग्रह उसे देख रहे हैं, और हम आपके पति के बारे में सारी बातें बता देंगे। आपको खुद के बारे में देखना है कि मेरे साथ तो कोई बुरी घटना नहीं होने वाली, या मेरा कैसा बिहेवियर है, मेरी एजुकेशन कैसी जाएगी। आप जुपिटर को पकड़ लीजिए, आप अपने जुपिटर को पर फोकस करिए। आपको अपनी नौकरी देखनी है, सैटर्न को पकड़ लीजिए, शनि को पकड़ लीजिए, आपका कारोबार कैसा होगा, आपका बिजनेस कैसा होगा, सैटर्न को पकड़ लीजिए। तो हर एक काम का एक कारक होगा, हर एक रिश्तेदार का एक कारक होगा, कि आपको एक पर्टिकुलर रिश्तेदार को देखना है तो उसका एक कारक होगा। तो यहां पर आपको क्या है कि सभी प्लेनेट के कारक पता होने चाहिए, मेनली उसी पर बेस्ड है सारी की सारी एस्ट्रोलॉजी होगी। उनको हम डिस्कस करेंगे 1 by 1
अभी मैं यहाँ पर आज सबसे पहले आपको, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये अभी तक तो एक स्टोरी थी, कहानी थी जो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम कुंडली को कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप अपनी कुंडली दोगे ना मुझे क्लास के अंदर कि जी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो मैं आपसे पूछूंगा भैया आप बताइए, तो किस तरीके से आपने बताना है और बीएनएन में कुंडली को किस तरीके से देखा जाता है, हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ भृगु नंदी नाड़ी, जिसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा कैसे हम कुंडली को यहाँ पर रीड करते हैं या कुंडली को समझते हैं। देखिए ऑलवेज एरीज लगने की कुंडली बनाऊंगा मैं, लगने यहाँ पर कुछ नहीं होती, ठीक है, लिखूंगा भी नहीं, कोई राशि नहीं लिखूंगा, कोई भाव नहीं लिखूंगा, इसमें पहली बात तो कोई भाव नहीं है, कोई लग्न नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे आज की कुंडली बनानी है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको मालूम है कि सैटर्न 12 साइन में, मैं यहाँ पर सैटर्न को लिख दिया मैंने। आपको मालूम है कि आपका जुपिटर 3 साइन में, मैंने यहाँ पे जुपिटर को लिख दिया। सन भी 12 साइन में, यहाँ सन लिख दिया मैंने। राहु केतु 5 साइन में, आपका केतु यहाँ लिख दिया मैंने। राहु आपका 11 साइन में है, ये 11 साइन हो गया, यहाँ पर मैंने राहु लिख दिया। बाकी प्लेनेट भी अपने जिस जिस भी साइन में आप बस लिख दीजिए आज की डेट में। सब देखना चाहें तो हम देख सकते हैं अभी कौन कौन से प्लेनेट किस साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मून शायद 6 साइन में, एनीवे जिसमें भी 7 में आ गया वो अभी मैंने आज देखा नहीं है, सुबह 6 में था, तो मून यहाँ पर मैंने 6 साइन के अंदर लिख लिया लाइक दिस। जो भी प्लेनेट जिस साइन में है, ये कुंडली बन गई बस अब आपकी। यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी लगन नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे, यहाँ पर सीधा सीधा एक एक कुंडली बनेंगे, वो एरीज लगने की होगी। मैं आपसे पूछूंगा और आपको इसी तरीके से इसमें समझना है, कोई लगने का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जुपिटर को लग्न बना लेते हैं क्योंकि जुपिटर सेल्फ है, और मगर मैं एरीज लग्न करके ही सारा कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि राशियां भी नहीं लिखूंगा। अब आपको ये ऑटोमेटिकली समझना है कि राहु 11 साइन में, केतु इज इन 5 साइन, मून इज इन 6 साइन, जुपिटर इज इन 3 साइन, सन इज इन 12 साइन एंड सैटर्न इज ऑल्सो इन 12 साइन। कुंडली में कोई भाव डिस्कस नहीं करेंगे हम, जब भी मैं किसी से भी पूछूंगा तो आपने कोई भाव नहीं बताना है। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका सैटर्न किस कहां पर है, तो आप कहोगे इट इज इन 4 साइन। आप में से किसी की कुंडली है, बताइए जरा डिटेल एक बार मुझे, है आप में से किसी को कुंडली पता? जी सर। बोलिए मैम आपके। सर डेट ऑफ बर्थ बोलना है या चार्ट बोलूं? नहीं, आप मुझे प्लेनेट बताइए, आपके कौन सा प्लेनेट किस राशि में है? सर मेष लग्न की कुंडली है, एरीज लग्न लगन की। छोड़ दो, लगन नहीं बताना, कौन सा प्लेनेट किस राशि में? मैं आपको सेकंड हाउस में सैटर्न है सर। हाउस नहीं, किस राशि में कौन सा प्लेनेट है? वृषभ में है सैटर्न। देखो मैंने ये सैटर्न रख दिया जी। लियो में है मरकरी। सॉरी, कैंसर में है केतु। कैंसर में केतु हो गया, तो आपका कैप्रिकॉर्न में राहु हो जाएगा। हाँ जी। एंड लियो में है मरकरी। ये मरकरी आ गया, सन भी यही होगा कहीं। सर 6 में है ना, ये अपना जो क्या बोलते हैं कन्या राशि में, वर्गो कन्या में है। फिर सूर्य और शुक्र है यहाँ पे। यहीं पे शुक्र है कन्या में ही? जी सर। नीच का शुक्र है आपका? हाँ जी। अच्छा, और बोलिए। और तुला में है चंद्रमा। तुला में चंद्रमा आ गया, ये तुला में चंद्रमा आ गया। और इसमें 8वें भाव में है अष्टम भाव नहीं, अरे सर वो स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में सर। हाँ। स्कॉर्पियो में जुपिटर है। जुपिटर जी। हो गया? नहीं सर,
सर मार्स इसमें है, कैप्रिकॉर्न में राहु के साथ है। चलो, आपकी तो एरीज लगने की कुंडली थी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये आपकी जी। कुंडली बन गई है। और हाँ कोई जी सर। बताइए। मैं सर मेरा बताऊं? कन्या राशि में, कन्या में सूर्य, अब सर आपकी कुंडली बना रहे हैं, देखो कन्या मंगल, में सूर्य लिख दिया मैंने। एंड मंगल कन्या में, मंगल भी यही है। बुध भी इसी में है, बुध भी और इसी में सूर्य है। बृहस्पति भी इसी में है, बृहस्पति भी इसी में है। अच्छा। और तुला में राहु। तुला में राहु। और एरीज में आपका केतु हो गया। हाँ, एरीज में केतु और चंद्रमा, केतु और चंद्रमा। और वृश्चिक में शुक्र शनि। वृश्चिक में शुक्र शनि। शुक्र शनि, हाँ। तो हम देखो कुंडली इसी तरीके से हम बनाएंगे। आपको किसी को भाव नहीं बताना, किसी को लगन नहीं बतानी, मैं जिससे भी पूछूं। और कोई भी बोल सकता है, हम एक और बना लेते हैं। सर मतलब मेरा इसका हम बता नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पर अभी कुंडली मेरा किस तरीके से यूज होंगे, सब यूज टू हो जाए क्लास में, हम किस तरीके से बात करेंगे। जी मेरा बता दूं? हाँ, बता दीजिए, एक मिनट रुक जाओ। सर 12th हाउस में 5th साइन है, हाउस मत बोलो। तो लियो लियो साइन है, हाँ, लियो साइन है। विच इज इन द 12th हाउस। नहीं, हाउस मतलब मत बोलो। तो कैसे करके बताऊं? आप 5 में केवल बताऊं साइन कि साइन बोलो, मैं आपकी कुंडली बना रहा हूँ। अच्छा सिर्फ साइन बोलूं ना, भाव हाँ। रहने दे। साइन में सर 5 में है मेरा शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु। अरे राजीव गांधी वाली कुंडली होगी, अमिताभ बच्चन वाली। शनि गुरु हाँ, शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र, सब बुध। कंबस्ट होंगे। सर कंबस्ट में तो बुध, शुक्र, शनि है। हाँ, तो और ज्यादातर कंबस्ट हो गए ना वो। हाँ सैटर्न, जुपिटर, सन, वीनस और मरकरी। अगस्त हो गया। जी, बुध बुध राहु। राहु भी यही है। राहु भी यहीं आके बैठा है। वेरी गुड। और केतु फिर यहाँ हो गया आपका 11 साइन में। 11th साइन में केतु है और चंद्र भी है। चंद्र भी केतु है। ग्रहण वाला दिन तो नहीं था। सर पूर्णिमा बताया था मम्मी ने। हाँ, पूर्णिमा तो है, खैर सूर्य और चंद्रमा अपोजिट है। मगर पूर्णिमा वाले दिन ही तो ग्रहण भी होता है ना। हाँ तो राहु हो केतु सकता है। एक्सिस पर जब सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं तो वो ग्रहण वाला दिन होता है, या उसके आसपास का दिन होता है। हाँ तो वही उसी तरह का। हम्म। थर्ड में मंगल है। थर्ड क्या? थर्ड राशि। 3 साइन में मंगल। ये आपकी 3 साइन कुंडली बन गई। अब मतलब बीएनएन में ऐसे यूज करेंगे हम। जी जेमिनाई में है, जेमिनाई में हाँ, मंगल है। तो बीएनएन में हम ऐसे बनाएंगे कुंडली। आपको कोई भाव नहीं बताना, कुछ भी नहीं अच्छा बताना। समझ गया, और समझ कोई गया। बोलना चाहे तो। सर मेरी देख लीजिए सर। हाँ, देख नहीं रहे सर तो उधर बता ब्रश रहे में हैं। सर उधर मंगल लिख दीजिए। अच्छा मिस कोई हो बात गया। नहीं। अच्छा हाँ सर, मतलब मैं बता रही हूँ सर, मैं बता रही हूँ। ब्रश में चंद्र केतु है सर। आपका नाम बताओ। प्रीति शर्मा नाम है सर मेरा। अच्छा, प्रीति शर्मा जी। मैम बताइए। ब्रश में चंद्र केतु है सर। मून केतु ग्रहण दोष है आपकी कुंडली में। हाँ, जी सर। कर्क में सूर्य बुध और शनि है। चिंता ज्यादा करते हो। बहुत सर, बहुत ज्यादा दिमाग में चलता ही रहता है सर। सूर्य, बुध, शनि। हाँ जी सर। और सिंह में शुक्र है सर। सिंह में शुक्र है। वृश्चिक में राहु है। वृश्चिक में राहु है। मेष में मंगल और बृहस्पति है। मेष में मंगल और बृहस्पति। आइए, और सबको क्लियर हो गया होगा कैसे कुंडली बनाएंगे हम यहाँ पर। जी सर। तो ना हमने कोई भाव देखना है, हमने केवल यही कुंडली बनाऊंगा मैं हर बार। अब आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा, अब जैसे मैडम से मैं पूछूंगा आप अपनी कुंडली बताओ, तो ये नहीं कि आप उसको वो करें। हम इस तरीके से लेंगे यहाँ पर। एक्चुअली इसी पर बेस्ड प्रेडिक्शन दी जाएगी सारी, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी बेस्ड है ऑन 4 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर है भृगुनंदी नाड़ी में हम ग्रहों के कार्यकत्व पता होने चाहिए आपको। वो मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, डिस्कस भी करूंगा। सभी ग्रहों के कार्यकत्व मेन तो पता होने चाहिए, और हर एक ग्रह के 50-50 कार्यकत्व हैं। मेन 5-10 हैं, उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा, वो पता हो। 50 जिसे पता है उतना अच्छा है। अब यहाँ पर होगा क्या, आपको ग्रहों के कार्यकत्व के बेस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें लगन वगैरह कैसे होती है। बेसिकली आपको यदि व्यक्ति के बारे में देखना है तो आप जुपिटर पे फोकस करो बस। हम जुपिटर पे फोकस करेंगे, व्यक्ति के बारे में देखना है तो। 1 मिनट जरा।
देखिए इसमें प्लीज म्यूट कर लें मैम, म्यूट कर लें। अमिता मैम म्यूट करना, म्यूट रखिएगा, नहीं आपको ना जो रिकॉर्डिंग में दूंगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, आपको ये देखना है, अपने बारे में देखना है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि आपके जुपिटर पर फोकस करेंगे हम। आपको अपनी एजुकेशन के बारे में देखना है तो मरकरी पर फोकस करेंगे। आपको अपनी नौकरी के बारे में देखना है तो सैटर्न पर फोकस करेंगे। अपनी वेल्थ के बारे में देखना है, कितना पैसा होगा, धन धान सुख सुविधाएं भोग जिंदगी में कितने होंगे, तो हम वीनस पर फोकस करेंगे। आपको अपनी मदर या अपनी मेंटेलिटी के बारे में देखना है तो मून पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हर चीज के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेनेट पर फोकस करेंगे और उस समय पर आपकी लग्न वो प्लेनेट ही बन जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रेडिक्शन किस बेस पर देंगे कि यहाँ पर प्लेनेट दूसरे किन किन प्लेनेटों का उस पर प्रभाव है। दो चीजों पर बेस्ड है बस ये, आपका प्लेनेट कंसर्न प्लेनेट उस पर किस किस का असर है। जिनका असर होगा वो उस प्लेनेट पर, जैसे जुपिटर पर मार्स का असर हो गया। मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं आपको, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो मान लीजिए कि मार्स के गुण आ जाएंगे जुपिटर में। अब मार्स के गुण क्या है? मार्स तो ताकतवर है, गुस्से वाला है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जुपिटर मार्स की युति होगी, वो जुपिटर पर मार्स का असर हो गया, प्रभाव हो गया, वो व्यक्ति गुस्से वाला होगा। ये हम प्रेडिक्शन दे देंगे 1 मिनट के अंदर अंदर कि ये गुस्से वाला है। देखिए मून पर केतु का है। मैंने मैम को कहा बहुत ज्यादा चिंता करती होंगी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेती होंगी, मतलब जिसको बोलते हैं कि हम हमारी क्या नेगेटिव चीज है उसको हम बहुत बड़ा बना लेते हैं। मून केतु, मून क्या है? मन। अब ये मन है और केतु क्या करेगा? उसका मन को स्टॉप करेगा। स्टॉप करने का मतलब क्या होता है कि मन जब स्टॉप होता है तो हमारे मन के अंदर जिस चीज की चिंता आ गई उसे हम जाने नहीं देंगे। रोक दिया। मन को तो चलायमान होना चाहिए ना। अभी डांट दिया पति ने, कोई बात नहीं, वाइफ ने डांट दिया, कोई बात नहीं, खा ली, फिर 5 मिनट में अपने वैसे के वैसे ही हो गया, खाना खा रहे हैं बैठकर। तो ये हो गया मन चलायमान। ऐसा होना चाहिए मन को, कोई भी चीज पकड़ कर ना बैठे। मगर केतु क्या करेगा? उसके साथ आकर उसको चलायमान नहीं होने देगा। मन के अंदर जो विचार आ गए उन्हें हम निकलने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। तो निकलने नहीं देंगे तो मून की गति को केतु ने रोक दिया, मन की गति को केतु ने रोक दिया। मन की गति को केतु ने रोकने का मतलब चिंता आपके अंदर स्थायी तौर पर पैदा कर दी। इस तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। तो दिस होल थिंग इज बेस्ड ऑन द कंजंक्शंस एंड इफेक्ट, मतलब किस प्लेनेट पर किस प्लेनेट का इफेक्ट है, उसके बेसिस पर हम ओवरऑल प्रेडिक्शन करेंगे। आज की क्लास में जो हमने किया है वो ये मानकर चलिए इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे 1 by 1, किस तरीके से प्लेनेट एक दूसरे से कनेक्टेड माने जाते हैं, किस किस प्लेनेट का क्या सिग्निफिकेशन है, जब कौन से 2 प्लेनेट आपके कनेक्ट होते हैं तो आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। इसमें मैं अभी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज डाली हुई है 3 प्लेनेट कंजंक्शन की। जब मैं कोई वीडियो डालूं आप उसे देख सकते हो। वो कोर्स में मैं नहीं कराऊंगा, किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है वो, मगर आपको BNN सीखने में मदद करेगा कि 3 प्लेनेट का कंजंक्शन होता है तो उनके हम रिजल्ट को किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं। अभी आपके कोई भी डाउट्स हो आज की क्लास को मैं यहीं स्टॉप करूंगा, तो आप हैंड रेज कर सकते हो 1 by 1। आपने कुछ और भी पूछना हो तो जी। अमिता मैम आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस सर। सर जैसे अभी आपने कहा कि मून और केतु, तो हम इसमें केवल मून और केतु के सिग्निफिकेटर्स को देखेंगे, तो इसमें क्या BNN में हम भाव के सिग्निफिकेटर्स कोई नहीं लेंगे? BNN में कोई भाव नहीं होता, ठीक है, केवल नहीं होती, इसलिए कुछ भी नहीं होता। तो सर इसमें ट्राइन्स भी नहीं होंगे? जो ट्राइन्स जो बना ट्राइन होंगे, वो तो ट्राइन भी होगा, एस्पेक्ट भी होगा, और इसके बाद हम इसकी टाइमिंग भी करेंगे, प्रोग्रेशन भी होगा, ट्रांजिट भी होगा, और यही 2 प्लेनेट नहीं होंगे और भी कनेक्टेड होंगे, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मेजर जो है वो सारा सिर्फ प्लेनेट बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन प्लेनेट सिग्निफिकेशंस एंड इफेक्ट, मतलब प्लेनेट के क्या सिग्निफिकेशन है, एक पर्टिकुलर प्लेनेट पे किस किस प्लेनेट का इफेक्ट है, उस पर बेस्ड है सारी भृगुनंदिनी।
एंड सर एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने प्रश्न स्टार्टिंग में बता रहे थे आप इंट्रोडक्टरी जब, तो उसमें आपने कहा प्रश्न कुंडली बना लिया करे जब भी किसी का कंसल्टेशन देना है कुछ। तो जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन है तो प्रश्न कुंडली क्या जब हम फोन पे क्लाइंट बात कर रहे हैं उस समय का लेंगे, या फिर जब हम खुद कर रहे हो उसका चार्ट बना? देखो मैम, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है ना, इट इज नॉट एट ऑल कंसल्टेशन। नहीं सर, ऑनलाइन से मतलब है क्लाइंट जब आपको कांटेक्ट करता है। क्लाइंट को आप ऑलवेज टाइम दीजिए बात करने का, उसकी हाँ जी। कुंडली को एनालाइज करिए बना के, पहले Yes, अपने नोट्स बनाइए और उसके बाद आप उसको टाइम दीजिए कि आप मुझे 2 घंटे बाद या कल सुबह कांटेक्ट करिए। आपने प्रॉपर sir. कंसल्ट तब आप बना के पहले से रखिए उसे, यस और इसके बाद आप उसको व्यूज दीजिए अपने। तो हम सर, क्या करते हैं, हैंड टू हैंड कुछ भी इतनी जल्दी नहीं नहीं होता। वो तो मैं वैसे मैं देती नहीं हूँ सर, वैसे तो टाइम ही देती हूँ मैं कि आप इस डेट में या इस टाइम पे कॉल करना। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जो प्रश्न चार्ट बनाएंगे वो उसी समय का जब का प्रश्न आएगा आपके पास, जब क्लाइंट कांटेक्ट करेगा यस यस। तब का ना, बस वही पूछा था। ठीक है सर, थैंक यू। सान्याल जी, सर अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। हाँ जी, जी जी आपने बोला कि अभी 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन के ऊपर वीडियो है जो हम लोग देख सकते हैं। इन माय केस ये फिफ्थ साइन में, लियो में 6 ग्रह हैं, तो इसमें जुपिटर भी है, तो इससे मेरा स्वभाव कैसे पता चलेगा? इसमें मतलब किस तरह से इसका कारकत्व करेंगे सर, करेंगे, वो पढ़ेंगे, उनमें आगे पीछे क्लोजनेस से असर पड़ता है। क्योंकि 6 ग्रह को देखेंगे उसके अंदर हम 6 ग्रह का तो वीडियो भी नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, वीडियो तो 3 का भी नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, क्योंकि 3 के भी 900 वीडियो बनेंगे जब मैं 3 के पूरे वीडियो बनाऊंगा तो। पर आपको 6 प्लेनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें आपका 6 की डिग्री होंगी जुपिटर के, जो मोर क्लोज होंगे उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। ओके, ठीक है ना, डिग्री भी देखेंगे अभी हम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। श्योर सर, थैंक यू। जी संगीता मैम। सर एक पूछना था कि हमारा प्राइम फोकस जो होता है वो जो हम लगन बनाएंगे, जिस भी ग्रह को लगन बनाकर करते हैं वही होगा, या फिर हम लोग जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवांश कुंडली और वर्क कुंडलियां भी देखते हैं, D7, D4, D10, वो भी इसमें देखते हैं, ऐसा कुछ है ऐसा? ये जो अभी मैंने कुंडली बनाई है ना, फुल एंड फाइनल है बस। अच्छा ठीक है सर। देखो भृगु नंदी नाड़ी, इसे बल्क एस्ट्रोलॉजी, माइन्यूट डिटेल इससे नहीं पता चलती, ठीक है, मगर इससे आपको ऐसी ऐसी चीजें पता चल सकती हैं जो आपको पाराशरी नहीं बता सकती। अच्छा, आपको ये पता चल जाएगा इसमें आप किस शहर में रहते होंगे, किस गली में रहते होंगे, किस स्कूल में पढ़े होंगे, आपके कितने दोस्त होंगे, कितने बहन होंगी, कितने भाई होंगी। हालांकि एक्यूरेसी लेवल वेरी करता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से। आजकल हम बहुत सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल कर लेते हैं, मगर इसके अंदर आपको बल्क में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। अच्छा, थैंक यू सर। म्यूट कर लें, एक तो जिनका क्वेश्चन नहीं है वो काइंडली म्यूट रखें प्लीज। सभी से रिक्वेस्ट है, मेक इट ए हैबिट कि आपका यदि क्वेश्चन नहीं है तो म्यूट रखें। आप ही को परेशानी होगी, वीडियो में आपको दूंगा तो आप बाद में घी सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। तो प्रीति मैम। सर मैं ये पूछ रही थी सर, आपने जो एक ग्रह रखे मेरे, मान लीजिए कोई और की भी कुंडली बनाते हैं अपन, तो मान लो आपने कह रहे टाइम से नहीं, तो फिर कैसे वो कुंडली बनाएंगे? तो वो पंचांग देख के बनाना पड़ेगा सर हमको? पहले बहुत पुराने लोगों की बता रहे हैं, मान लो किसी की, तो हम पंचांग में जाएंगे तब हम देखेंगे ना कि वो ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उस दिन का। सुनिए, आपको आप नॉर्मल कुंडली लेने में कोई मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उसमें डालिए डिटेल, आपको पता चल जाएगा। वो कुंडली आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, पर उसके भाव और लगने से हमें कोई लेना देना नहीं है बीएनएन में। हाँ नहीं, लेकिन सर किसी का टाइम नहीं होता ना अपने पास, तो नहीं बन पाती कुंडली, तो सर वो हाँ डेट पता होगी तो पंचांग में फिर जाएंगे ना पीछे पुराना। नहीं, आप उसमें एस्ट्रोसेज में जाइए, उस डेट का कोई भी टाइम डाल के कुंडली बना लीजिए। अच्छा, हाँ तो वो ग्रह तो उसी दिन बैठे होंगे, तो इससे ये सही। मतलब केवल आपका ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा बदलेगा, बाकी तो बदलेगा नहीं कुछ भी। चंद्रमा देख लीजिए, आपका कहीं घंटे 2 घंटे में तो नहीं बदल रहा है, तब तो टाइम की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा की राशि कई बार 1.25 दिन में बदलती है। हाँ जी सर, कई बार ग्रह भी बदल जाते हैं सर। नहीं, ग्रह तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है एक आध दिन में बदलने की, कि बदल तो सकता ही है। अब जैसे शनि तो एक राशि में 2.5 साल रहता है, जुपिटर 1 साल रहता है, बाकी ग्रह भी 35-40 दिन रहते हैं, तो बदलने की पॉसिबिलिटी काफी कम होगी। और यदि है तो फिर तो आपको
टाइम पता करना पड़ेगा, तभी बदल रहा है तो। हाँ सर, वही वही उसी में वही कंफ्यूजन था सर। ठीक है, और कोई किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन ही कुछ नहीं था, डाउट नहीं। चलो नमस्कार, फिर हम मिलते हैं अभी ट्यूसडे को, देन वी डिस्कस। फिर मेरा एक और क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है ये वर्गोत्तम ग्रह को लेकर। वर्गोत्तम ग्रह भी इसमें आएंगे क्या? नहीं, वर्गोत्तम ग्रह, वक्री ग्रह। वक्री यूज करेंगे, वर्गोत्तम नहीं होता इसमें। अच्छा ठीक है। एक्चुअली नवांश कुंडली यूज ही नहीं करेंगे तो वर्गोत्तम का सवाल नहीं उठता। वक्री के नियम है इसके अंदर, वक्री ग्रह को इंपॉर्टेंस देते हैं बीएनएन में काफी ज्यादा, तो वक्री ग्रह को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। श्योर, ओके, ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार।